तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिंदोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है और अभी हम लोग नौ पाषाण काल पे डिस्कशन कर रहे हैं। नौ पाषाण काल पे हम लोगों ने 2 लेक्चर लिया है। दोनों लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग बिंदुओं पे डिस्कशन किया है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा था कि जलवायु परिवर्तन के साथ जो तकनीकी विकास होता है उस तकनीकी विकास के लक्षण हमें किन किन जगहों पर दिखाई देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कृषि के आरंभ में दिखाई देता है, पशुपालन के आरंभ में दिखाई देता है, वस्तुओं के आदान प्रदान में दिखाई देता है और मृद भांडों के प्रयोग में दिखाई देता है। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने इनकी सामूहिकता, सामाजिकता और संस्कृति पे डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से सामूहिक रूप से रहना शुरू करते हैं और यही सामूहिकता इनके अंदर सामाजिकता की भावना को जन्म देती है और यही सामाजिकता आगे चल करके हमें संस्कृति के विभिन्न लक्षणों में दिखाई देने लगते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि इनके सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम सीधे। सामाजिक स्थिति से भी मैंने बताया था सिर्फ एक पॉइंट से पूरा प्रश्न पूछ लिया जाएगा 200 शब्दों में लिखने के लिए। ऐसी संस्कृति से पूरा प्रश्न पूछ लिया जाता है 200-250 शब्दों में लिखने के लिए। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। जब आप समझ करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, बहुत आसानी से चीजों को आप लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि 9 पाषाण काल के कुल 4 लेक्चर हम लोग लेंगे और चारों लेक्चर में अलग अलग बिंदुओं पे डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक एक बिंदु पे। तो आज का लेक्चर बेसिकली जो हम लोग लेंगे या जिस पे कॉन्सेंट्रेट होगा पूरा वो होगा 9 पाषाण कालिक स्थल की भौगोलिक विशेषताओं या भौगोलिक वितरण पे। फिर लास्ट वाला जो लेक्चर होगा हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या 9 पाषाण काल को 9 पाषाण कालीन क्रांति कह सकते हैं नहीं कह सकते, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां भौगोलिक जो वितरण है, भौगोलिक वितरण को लेकर भी एक पूरा प्रश्न पूछ लिया जाता है। 9 पाषाण काल की क्षेत्रीय विशेषताओं का उल्लेख करिए। क्षेत्रीय विशेषताओं का पूछने का सीधा सा मतलब यह है कि जब हम भारतीय उपमहाद्वीप में 9 पाषाणिक स्थलों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इनके कालक्रम में डिफरेंस है, अंतर है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में 9 पाषाण काल की शुरुआत अलग अलग काल में होती है, एक ही समय में नहीं होती है, एक ही कालखंड में नहीं होती। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि मध्य पाषाण का लगभग पूरे भारत में एक ही कालखंड में चलता है, पूरा पाषाण काल लगभग पूरे भारत में एक ही समय में पाया जाता है। लेकिन 9 पाषाण काल के संदर्भ में ऐसा नहीं रहा। 9 पाषाण काल के संदर्भ में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालक्रम में देखा गया कि ऐसे साक्ष्य पाए गए। जैसे कि जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ 2500 BC के आसपास 9 पाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त शुरू होते हैं, 9 पाषाण काल की विशेषताएं प्राप्त होना शुरू होती हैं। वहीं जब हम लोग बलूचिस्तान और मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हम पाते हैं वहां लगभग 7000 BC में ही 9 पाषाण कालिक विशेषताएं प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि 9 पाषाण काल की क्षेत्रीय विशेषताएं बताएं। क्षेत्रीय विशेषताएं अलग अलग क्षेत्रों में क्या रहा और क्षेत्रीय विशेषताओं में एक चीज है, 9 पाषाण काल की कोई एक विशेषता नहीं रही है। मैंने बताया था कि 9 पाषाण काल में बेसिकली कोई एक विशेषता नहीं रहा है। 9 पाषाण काल की 9 पाषाण काल की विशेषताओं की बात करेंगे हम तो कई सारी विशेषताएं, जैसे खेती या कृषि का आरंभ होता है, यहाँ पे पशुपालन होता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं शवाधान, शवों के साथ रखने की पद्धति होता है ना, शवाधान, कई सारी चीजें होती है, कई विशेषताएं हैं। जब क्षेत्रीय विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कई कुछ जगहों पे, कुछ क्षेत्रों में पशुपालन का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, कुछ जगहों पे हमें खेती का साक्ष्य देखने को मिलता है, कुछ जगह पे हमें मिक्सअप मिल जाता है, शवाधान पशुपालन तीनों मिल जाता है। तो यहाँ क्षेत्रीय विशेषताओं का मतलब वही है। अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि 9 पाषाण काल की सारी विशेषताएं वहां मिल जाती हैं। जैसे जब दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो हम वहां पाएंगे क्योंकि खेती के लिए अच्छी जमीन नहीं थी वहां पे, लेकिन वहां पशुपालन देखा गया बेसिकली। और पशुपालन किसकी विशेषता है? 9 पाषाण काल की विशेषता है। वही जब हम बलूचिस्तान में आते हैं तो हम पाते हैं वहां पे तीनों विशेषताएं मिल जाती हैं, खेती भी मिल जाता है, पशुपालन भी मिल जाता है, शवाधान भी मिल जाता है। वहीं जब हम मध्य गंगा दोआब में आते हैं तो वहां भी हमें तीनों विशेषताएं मिल जाती है। लेकिन वहीं जब हम कश्मीर में जाते हैं तो वहां भी पाते हैं हम कि वहां खेती के लिए उपयुक्त जमीन नहीं, तो वहां बेसिकली पशुपालन मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि 9 पाषाण काल की विशेषताओं का प्राप्त होने का सीधा सा मतलब कि सारी विशेषताएं जरूरी नहीं कि एक ही जगह मिल जाए। कुछ ऐसे स्थल रहे हैं जहां पे सारी विशेषताएं मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थल है जहां पे सारी विशेषताएं नहीं मिलती, कुछ विशेषताएं मिल जाए। पशुपालन मिल गया, खूब पशुपालन हो रहा, तो पशुपालन मिलने का सीधा सा मतलब कि यह पशुपालन 9 पाषाण काल में ही शुरू किया गया था। तो जिस स्थल से पशुपालन का साक्ष्य मिला व्यापक मात्रा में, हम मान लिए कि यहां पे 9 पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी।
यही वजह है कि मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछ देता है कि नवपाषाण काल की क्षेत्रीय विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेषताएं पाएगी उसे दिखाना होगा। बेसिकली आपको 4 क्षेत्र दिखाने होंगे, 4 क्षेत्र कम से कम दिखाना होगा। एक आपको दिखाना होगा उत्तर पश्चिम, फिर उसके आसपास का क्षेत्र दिखाना होगा। दूसरा गंगा यमुना दोआब दिखाना होगा, गंगा यमुना दोआब दिखाना होगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा आपको दक्षिण भारत दिखाना होगा, और चौथा आपको जो है कि असम और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र दिखाना होगा। तो कम से कम 4 क्षेत्र आपको दिखाएंगे, क्योंकि चारों क्षेत्रों में अलग अलग समय में नवपाषाण कालिक विशेषताएं नजर आती है और अलग अलग विशेषताएं भी चारों की, तब जाकर के आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मेंस का मतलब सिर्फ मेंस में पूछे जाता है, यहाँ से प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नवपाषाणिक स्थल की क्षेत्रीय विशेषताओं को उल्लेख करिए, 4 पॉइंट दे देगा। यहाँ पे ये पाया गया, यहाँ पे पाया गया, उत्तर पश्चिम में ऐसी विशेषताएं, दक्षिण भारत में ऐसी विशेषताएं, मध्य गंगा दोआब में ऐसी विशेषताएं, और असम और बंगाल वाले क्षेत्र में ऐसी विशेषताएं। तो आपको देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक्चुअल में पूरा एक मेंस का क्वेश्चन उठा करके प्री में 4 पॉइंट बना करके रख देता है। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ के लिए कर रहे हो या फिर यूपीएससी के लिए कर रहे हो, आपका मेंस ऑप्शनल हो। अगर आपका ऑप्शनल नहीं भी है तो भी ध्यान रखिए कि इतिहास आपको जीएस में भी बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। जब आपकी समझ मजबूत होगी तो आप आंसर को अच्छे तरीके से करेंगे। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी की मैं बात करूं तो जीएस में जो इतिहास पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ जीएस पढ़ करके चाहता है कि मैं जीएस के इतिहास मेंस का लिख लूंगा, तो आप 50% क्वेश्चन लिख पाएंगे और 50% क्वेश्चन लिखने में आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो अध्ययन का डिमांड है ना, बड़ी डीप डिमांड कर दे रहा है कि आपको होना चाहिए। कहने के लिए कह देता है कि बस इंटर लेवल तक के समान अध्ययन की जानकारी, यानी आपको बस सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअल में सामान्य जानकारी पूछता ही नहीं है। जीएस के क्वेश्चन में कई बार तो ऐसा होता है कि ऑप्शनल के बच्चों का हवा खराब हो जाता है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया। अगर आप देख लेंगे जीएस के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना आसान लेवल के प्रश्न नहीं है। एक्चुअल में ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है, खास तौर से इतिहास के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही हाई लेवल में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक व्यापक अध्ययन की डिमांड तो कर ही देता है कि आपका एक अध्ययन गहराई के साथ हो और व्यापक हो। दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑप्शनल चल रहा है तो मेरा ऑप्शनल है नहीं, क्यों पढ़ूं? क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय हो जा रहा है कि एक्चुअल में आपको पढ़ना ही होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। सारी विषयों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, सारे विषयों में क्वेश्चन का एक लेवल होता है, लेकिन इतिहास में ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा जाता है, एग्जामिनर शुरू से पूछता है। कारण इसका ये है कि मान के चलते हैं जो एग्जामिनर है कि इतिहास का अध्ययन बच्चा बहुत अच्छे तरीके से करता है। और आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि जब सबसे ज्यादा सिलेक्शन हिस्ट्री से होता था, इतिहास से। जब कभी ऑप्शनल होता था प्रारंभिक परीक्षा में तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हिस्ट्री के पाए जाते थे, इतिहास के पाए जाते थे। अभी भी इतिहास के प्रश्नों को देख करके लगता है कि वही चीजें चल रही, मतलब अभी भी एग्जामिनर को लग रहा है कि इतिहास बच्चा उसी तरीके से पढ़ रहा है जैसे प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शनल होने पर हिस्ट्री पढ़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो बच्चे उतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन इतिहास के अध्ययन को लेकर के आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, खासतौर से जीएस में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। चलिए, तो यहां आप समझ गए कि क्यों पूछता है, तो मैं उसी चीज पे आज मैं डिस्कशन करूंगा। एक चीज चीजों को आप समझते चलेंगे। हेडिंग आपका होगा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण। एक हेडिंग और आप डाल लेंगे, नवपाषाण काल की क्षेत्रीय विशेषताएं, नवपाषाण काल की क्षेत्रीय विशेषताएं। विशेषताएं देखिए, नंबर 1, एक एक करके मैं समझाते चलता हूं, आप अपने हिसाब से लिखते चले जाइए। आगे चल करके जो लोग, मतलब यहां पे मेरा टारगेट ये है कि मैं आगे आप लोगों को ये पूरा कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री मेंस के हिसाब से पूरा कंप्लीट कराऊंगा। हो जाएगा आप लोगों का पेड ग्रुप पे एक मिनिमम फी में। अभी मैं आपको दूंगा लेक्चर ताकि चीज़ों को आप समझ सके कि हम लोग किस लेवल से जाकर के पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको हाथ से लिखा हुआ पूरा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको कंप्लीटली दूंगा विद क्लास के साथ, एक एक चीज़ एक एक बिंदु पे डिस्कशन करते हुए। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल में देखिए, जब हम लोग नवपाषाण काल की बात करते हैं तो भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन जो सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है वो माना जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़, इसके काल को मानते हैं कि लगभग 7000 बीसी के आसपास यह स्थापित हो जाता है।
चला जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ नवपाषाण काल के लगभग सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं और कई चरणों में मिल जाती है, लगभग सारी विशेषताएं प्राप्त होती है। जब मेहरगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ से हमें कृषि का साक्ष्य मिलता है, और कृषि में भी मैंने बताया कि जौ और गेहूं के साथ साथ हमें कपास और अन्य अनाजों के भी साक्ष्य यहाँ से मिल जाते हैं। जब लोग मेहरगढ़ जाते हैं तो मेहरगढ़ यहाँ से हम लोगों के पशुपालन का भी साक्ष्य मिल जाता है, और पशुपालन में भेड़ और बकरी के साक्ष्य मिल जाते हैं। यहाँ देखिए कपास के अलावा अन्य अनाज भी लिख लीजिएगा, अन्य अनाज। और यहां से हमें शवाधान का साक्ष्य भी मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहां से हमें अन्नागार का साक्ष्य भी मिल जाता है। अन्नागार समझ रहे, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि उत्पादन जब बढ़ा तो जरूरत महसूस की गई कि उत्पादन को कलेक्ट करके, लोगों से वसूल करके, जो कलेक्ट करके एक बड़े से अन्नागार में उत्पादन को, खाद्यान्न को रखा जाए। तो नवपाषाण काल की लगभग सारी विशेषताएं हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है नवपाषाण काल का, यानी सबसे पहले यहाँ की विशेषताएं हमें नजर आना शुरू होती है। फिर मेहरगढ़ के आसपास भी कई सारे क्षेत्र हैं, मतलब सिर्फ मेहरगढ़ बलूचिस्तान में सिर्फ मेहरगढ़ नहीं बल्कि आसपास और भी कई सारे क्षेत्र जहाँ पे हमें नवपाषाण काल की विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे मेहरगढ़ के पश्चात उत्तर पश्चिम में अगर हम लोग देखें, मेहरगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो मेहरगढ़ के पश्चात उत्तर पश्चिम में ही यहां लगभग 6000 बीसी के आसपास, 6000 से 4000 बीसी के आसपास हमें नवपाषाण काल की विशेषताएं देखने को मिलती है। ये स्थल कई सारे, जैसे कि कुछ स्थल हैं जिसका नाम है, जैसे गुल मोहम्मद स्थल का नाम है, ध्यान रखिएगा, गुल मोहम्मद आदमी का नाम नहीं है, गुल मोहम्मद। इसके अलावा किला, ये भी स्थल का नाम है। इसके अलावा रहमान डेरी, फिर गुमला, ऐसे कई सारे स्थल मेहरगढ़ से जब उत्तर पश्चिम में बढ़ते हैं तो हमें नजर आते हैं, जो 6000 बीसी से लगभग 4000 बीसी के बीच के हैं, जहां से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। कृषि की दृष्टि से अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित दिखाई देने लगते हैं। आप लोगों को याद है, मैंने एक लेक्चर शुरू में जब लिया था तो मैंने बताया था कि जो सभ्यता का विकास होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ ही क्यों होता है। हम लोग देख रहे हैं, जब भारतीय संदर्भ में हम लोग बातें करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये वाला स्थल, ये वाला जो स्थल है उत्तर पश्चिम वाला स्थल है, मेहरगढ़ यहाँ है, और यहाँ से ऐसे आगे बढ़ती हुई सभ्यता जाती है, फिर इधर से ऐसे आगे बढ़ती है, इस तरीके से। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्चुअल में उसका कारण था जलवायु प्लस रहने के लिए उपयुक्त वातावरण। इधर जैसे से बढ़ते हैं, नदियां हैं, झील है, रहने के लिए हमें उपयुक्त साधन, नदी किनारे रहना शुरू कर देते हैं। फिर लोहा मिल जाता है, जंगलों की सफाई होती चली जाती है, कृषि योग्य विस्तार होता जाता है, क्योंकि सिर्फ जंगल होना या जंगलों की सफाई कर देने से ही खेती नहीं होती, बल्कि उसके बाद हमें आवश्यकता होती है उसको सींचने के लिए पानी की। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोगों को पता है कि यहाँ पे फिर सिंचित भूमि के लिए हमें पानी के साधन मिलना शुरू हो जाते हैं, खेती का विस्तार होना शुरू हो जाता है, लोहा मिल जाता है जंगलों से, फिर हाथी मिल जाता है, लोहा भी इधर उपलब्ध होता है, तो ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, विस्तार होना शुरू हो जाता है। उत्तर पश्चिम मेहरगढ़ से आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम से इधर कई सारे स्थल मिल जाते हैं, यहाँ हमें कृषि के रूप में देखते हैं ज्यादा विकसित हमें मिलता है, कृषि का विकास तेजी से होता है। तो भौगोलिक वितरण में मेहरगढ़ सबसे प्राचीन, आगे बढ़ते उत्तर पश्चिम में तो मैंने बताया कई सारे स्थल, रहमान डेरी, किला मोहम्मद, गुल मोहम्मद है ना, ये सारे, किला तरकई एक स्थान है, वहां से भी हमें कृषि के साक्ष्य, विकसित कृषि के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक इसके अलावा जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में जब आगे बढ़ती है कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो ध्यान रखिए, तीसरे नंबर पर डाल लीजिए, तीसरे नंबर। अच्छा, कश्मीर की हम लोग बात करें तो कश्मीर में दो स्थल है बेसिकली, एक है बुरजहोम और दूसरा है गुफ्फरकाल। जब कश्मीर में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कश्मीर में चूंकि जो ज्यादातर जो भूमि है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी भूमि, और पहाड़ी भूमि होने का सीधा सा मतलब कि ये कृषि योग्य नहीं है। जब कृषि योग्य नहीं है तो यहाँ विशेषता नवपाषाण कालिक जो विशेषताएं नजर आती है हमें पशुपालन के रूप में नजर आती है, पशुपालन के रूप में नजर आती है। तो कश्मीर वाले क्षेत्र में बेसिकली पशुपालन यहाँ की मुख्य विशेषता रही, जबकि मेहरगढ़ और उसके आसपास क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहां पे कृषि मुख्य विशेषता रही, क्षेत्रीय विशेषताओं के तौर पे। तीसरे नंबर पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, कश्मीर हो गया, पशुपालन, क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं थी, कारण क्या था? पहाड़ी क्षेत्र था। चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं मध्य गंगा घाटी में। मध्य गंगा घाटी में
तो यहाँ पे कई सारे स्थल नजर आते हैं, जैसे चिरांद नजर आता है, सेनुवार नजर आता है, एक स्थल है चेचर, ताराडीह आदि। मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, यह गंगा घाटी में स्थित होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। किस दृष्टि से? कृषि की दृष्टि से। तो यहां बेसिकली चूंकि गंगा घाटी में पानी की उपलब्धता बड़ी मात्रा में है, जहां पे पानी की उपलब्धता होगी वहां पे चावल की खेती की जाएगी। तो बेसिकली यहां पे मध्य गंगा घाटी में जो साक्ष्य मिलते हैं इन स्थलों से हमें चावल का साक्ष्य बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, चावल की खेती का साक्ष्य। तो मध्य गंगा घाटी के 9 पाषाणिक स्थल की विशेषता रही कि यह कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र था और यहां से चावल के साक्ष्य हमें बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से मध्य गंगा घाटी से आगे बढ़ते हम लोग पूर्वी भारत में, 5वें नंबर पे पूर्वी भारत में। जब पूर्वी भारत में आगे बढ़ते हैं तो यहां बेसिकली बंगाल और असम की बात कर लिया जाए, आसाम, यहां भी हम लोग देखते हैं कई सारी नदियों का स्रोत है बंगाल और आसाम, और यह चावल की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है आज भी भारत में, चावल की दृष्टि से खेती के लिए। कहते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है चावल के लिए बहुत ही बेहतरीन जलवायु है, और आज भी हम लोग देखते हैं कि बंगाल और असम वाले क्षेत्रों में चावल की खेती खूब बड़ी मात्रा में की जाती है। नवपाषाण काल के समय या जो चीजें यहाँ पे साक्ष्य मिलता है विशेषताएं, वहां भी पाया जाता है कि चावल के लिए उपयुक्त थे, तो यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत में जो 9 पाषाणिक स्थल पाए गए, यहां से शुरू होता है मेहरगढ़ से, आगे बढ़ता है मध्य गंगा घाटी, आगे बढ़ जाता है बंगाल और असम। फिर यहां पे हम जो इधर जब बढ़ते हैं कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो देखिए यहां पे हो गया पशुपालन कश्मीर वाले क्षेत्र में, और यहां से लेकर के यहां तक जो कि सारा उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहां हो गया कृषि। इसी में एक बीच में एक क्षेत्र और पड़ेगा जिसे बोलते हैं बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी। यहां भी मध्य 9 पाषाण काल के खूब स्थल, ढेर सारे स्थल मिले। तो 5 हो गया ना, छठा नंबर हो जाएगा हम लोगों का बेलन घाटी। यहां कई सारे स्थल जैसे चौपानी मांडो, कोल्डीहवा, नाम सुने होंगे, कोल्डीहवा, महगरा आदि। मतलब कोल्डीहवा से चावल का साक्ष्य मिला है, क्योंकि यह भी क्या है, बेलन नदी घाटी में स्थित है। तो बेलन नदी घाटी में स्थित होने का सीधा सा मतलब यहाँ पे पानी की उपलब्धता है, उपजाऊ भूमि है, चावल का साक्ष्य यहां से मिला गया। कहते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अंतर देखा जा सकता है, मध्य पाषाण काल और 9 पाषाण काल में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, दोनों में डिफरेंसेस एकदम स्पष्ट तौर पे नजर आता है बेलन नदी घाटी वाले जो स्थल पाए गए। अब आइए, ये तो हो गया, देखिए सारी चीजें क्या हो गई, यहां से यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि ये जो पूरा क्षेत्र है पूरा उपजाऊ क्षेत्र है। सिर्फ एक बीच में ऊपर जब बढ़ते हैं तो कश्मीर वाला क्षेत्र, यहीं पे पहाड़ी भूमि होने की वजह से यहाँ उपजाऊ जो है कि क्षेत्र नहीं माना गया या यहाँ पे खेती नहीं की गई। तो वहां पे बेसिकली क्या किया गया, पशुपालन। तो जो क्षेत्र उपजाऊ नहीं रहे वहां हमें क्या विशेषता देखने को मिलती है, पशुपालन की विशेषता देखने को मिलती है। वहीं जब हम दक्षिण भारत में प्रवेश करते हैं तो वही चीज पाया जाता है कि दक्षिण भारत की जो भूमि रही बेसिकली वह उपजाऊ भूमि नहीं थी, उपजाऊ भूमि नहीं रही। और उपजाऊ भूमि न होने का सीधा सा मतलब था कि यहां भी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा, पशुपालन। और एक चीज कहा जाता है कि दक्षिण भारत में 9 पाषाणिक जो विशेषताएं हैं बहुत बाद में पाई गई, बहुत बाद में। यहां शुरुआती होता है दक्षिण भारत में 9 पाषाणिक विशेषताएं लगभग 2500 BC के आसपास, जो 1000 BC तक चलता है, 1000 BC तक चलता है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत था, यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं थी। 9 पाषाणिक विशेषताएं यहाँ पे बहुत ही बाद में, क्योंकि कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बाद में 9 पाषाणिक विशेषताएं पाई जाती हैं, तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। 2500 BC से यहाँ शुरुआत होता है और 1000 BC तक चलता है। क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ न होने के कारण यहाँ के 9 पाषाणिक जो प्रमुख विशेषता रहा वो रहा पशुपालन। और खासतौर से मैंने बताया था कि पशुपालन में भी क्या था कि पशु एक जगह इकट्ठा करते थे, पशुओं को गोबर इकट्ठा कर देते थे, जलाते थे, आगे बढ़ जाते थे, जलाते थे, आगे बढ़ जाते थे। ये चीजें यहाँ पे चलती रही, है ना। राख का ढेर, जिसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि राख का ढेर, सॉरी पिछले लेक्चर में मैंने हमको लगा रील्स मैंने बताया कि इंस्टाग्राम, आप लोग चाहे तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग, हिमरोज मिल्की IAS एकेडमी के नाम से। वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड जो तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स रील्स के रूप में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी राख का ढेर मैंने वहीं पे डिस्कशन किया था, तो मुझे वही याद आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डिस्कशन कर देता हूँ राख के ढेर को लेकर। दक्षिण भारत के जो 9 पाषाणिक स्थलों की विशेषता यह रही, प्रमुख रूप से जो विशेषता यह रही कि चूंकि यहाँ उपजाऊ भूमि नहीं थी, पशुपालन इनका मुख्य पेशा रहा, तो ढेर सारे पशु पालते थे और एक जगह रुकते थे।
होता क्या था कि पशुओं के गोबर जब इकट्ठा होते थे तो एक जगह इकट्ठा कर देते थे, ढेर बना देते थे गोबरों का। गोबरों का ढेर बनाने के बाद जब ढेर बन जाता था 4 महीने 6 महीने एक जगह रुकते थे। इसके बाद ये पशु लेकर के जब आगे बढ़ते थे तो ये जो गोबर का ढेर होता था इसमें ये आग लगा देते थे। जब आग लगा देते थे तो ये बन जाता था पूरा राख का ढेर, और इसे बोला जाता था एक टीला का रूप हो जाता था, टीले के रूप में। इसे बोला ऐश टीला बोला जाता था, ऐश टीला बोला जाता था। और ऐसी प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है कहां पे? संगन कल्लू में, जहां पे हमें राख का टीला नजर आता है, संगन कल्लू में। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ जाते थे ढेर सारे पशुओं को लेकर के, फिर वहां भी रुकते थे 4 महीने 6 महीने, फिर वहां भी गोबर इकट्ठा करते थे एक जगह। फिर जब आगे बढ़ना होता था तो उस गोबर के ढेर को आग लगा देते थे तो वो बन जाता था राख का टीला। दक्षिण भारत के 9 पाषाणिक स्थलों की प्रमुख विशेषता यही रही, राख का ढेर, पशुपालन। और मैंने बताया कि बहुत बाद में यहां पे हमें 9 पाषाणिक विशेषताएं देखने को मिलती है। तो यही है इनका क्षेत्रीय विशेषता, जिसे आप 6 बिंदुओं में दर्शाएंगे 9 पाषाण काल का। अब एक बिंदु और बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, वो बचा हुआ है कि क्या 9 पाषाण काल को 9 पाषाण कालीन क्रांति कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो हम लोग